हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं फिर आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसे हम यूथ मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। और यूथ मोटिवेशन को स्टार्ट करने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आज का युवा जिस तरह से अपनी जिंदगी के बहुत कीमती समय को खर्च करता हुआ जा रहा है और बाद में उसके हाथ में जो निराशा लगती है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं जिसमें हम आपको ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तित्वों से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत करके, बेहतरीन पढ़ाई करके समाज के लिए एक मैसेज दिया है और अपने आप को एक ऐसी जगह स्थापित किया है जहां पर जाना और जहां पर अपने बच्चों को भेजना हर एक व्यक्ति, हर एक मां बाप का सपना होता है। इस सीरीज का जो मोटिव है वो बहुत साफ है कि आपके अंदर एक ऐसी प्रेरणा आए जहां पर आप गलत रास्तों को छोड़कर एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ें जो रास्ता समाज कल्याण के लिए और आपके परिवार के उत्थान और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर सके। इसी कड़ी में आज हम शुरुआत कर रहे हैं जिला हमीरपुर से। और जिला हमीरपुर में आज जिस पर्सनैलिटी को हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं वह पर्सनैलिटी किसी की भी पहचान की या किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। और आज हम आपके बीच में उन्हें लेकर आ रहे हैं इस पहली कड़ी में एडीएम हमीरपुर यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितेंद्र सांजटा जी, जो कि जिला हमीरपुर में वर्तमान समय में एडीएम हैं। आज हम आपकी इनसे चर्चा कराएंगे और जानेंगे इनकी जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे अनुभव, कुछ ऐसी चर्चा जो आपको प्रेरणा देगी और आप भी उनके माध्यम से, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या सपने देखे, क्या गलतियां की, क्या अच्छे कार्य किए, किस तरह का उनका परिवार था, किस तरह का माहौल था। क्योंकि बहुत सारे युवा शिकायत करते हैं कि हमारे परिवार का माहौल ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में पैसा नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। इन सभी चर्चाओं को लेकर हम आज चलेंगे और बहुत ही गंभीर विषय है लेकिन बहुत ही एंजॉय करते हुए आज हम उनसे चर्चा करेंगे। श्री जितेंद्र सांजटा जी जो एडीएम हमीरपुर। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आज इस यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में। जितेंद्र जी, जैसे कि आज आप एडीएम हमीरपुर के रूप में कार्यरत हैं हमीरपुर में, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने युवाओं को, जो हमारे समाज की एक दिशा निर्माण के लिए आज सरकारें काम कर रही हैं या बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का प्रयास है कि हर एक बच्चे के अंदर कुछ ऐसी चीज आ जाए जो हमारे समाज के लिए बेहतर कर सके। तो इस चर्चा में हम आज आपको लेकर चलेंगे और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने पहले जिंदगी के बारे में, बचपन से कहां से आपका जन्म हुआ, आपका परिवार का क्या बैकग्राउंड है, उस पर से हम शुरू करते हैं आपकी चर्चा को। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी धन्यवाद। जो ये आपने यूथ मोटिवेशन का ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और मुझे इसमें आपने आमंत्रित किया है और लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचाने की आपने जो ये पहल की है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जी धन्यवाद। अपनी लाइफ के बारे में मैं बताऊँ तो मेरा जन्म शिमला ज़िले में रोडू में हुआ है। तो वहाँ पर मेरी इनिशियल शायद कुछ 6 महीने 8 महीने की मेरी एजुकेशन भी वहीं पर हुई। गाँव के बिल्कुल एक टिपिकल जो गांव वाले सेटअप से मैं निकल कर आया था इनिशियली जी। मेरे फादर एचपीएमसी में काम करते हैं। एचपीएमसी हम सभी जानते हैं, जूसेस वगैरह आते हैं उनके, हिमाचल प्रदेश का ये कॉरपोरेशन है। तो काफ़ी जगह उनकी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स होती रही। इनिशियली तो मैं शायद 4 साल के करीब आसाम में भी रहा हूँ जी। उनकी पोस्टिंग आसाम में गुवाहाटी में हुई थी, तो उसके पास इनिशियली 4 साल में वहाँ रहा। उसके बाद अलग अलग जगहों पर उनकी पोस्टिंग्स होती रही। रोपड़ में मैं उसके बाद पढ़ा हूँ, सोलन में, कालका में, सूरजपुर में। 6th क्लास तक कोइंसिडेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा उनके साथ इधर उधर उनकी ट्रांसफर्स होती रही और हम भी जाते रहे जी। फाइनली मैं सेटल डाउन हुआ स्कूलिंग के टर्म्स में 6th ऑनवर्ड्स, जब मेरी सिलेक्शन हुई सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में, जो कि ज़िला हमीरपुर में ही है। और उसके बाद 6th ऑनवर्ड्स मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ पर पूरी की। 12th क्लास में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से की, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 से जी। ग्रेजुएशन के बाद मैं शिमला आ गया, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने अपना MBA किया, लेकिन MBA के बीच में ही मेरी सिलेक्शन HAS में होगी और 2007 में मैंने हिमाचल स्टेट सर्विसेज
क्वालिफाई किया, फर्स्ट रैंक था मेरा उस साल जी। और उसके बाद मेरी लगभग 13 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है। अच्छा जितेंद्र जी, जैसे अभी आपने अपने जिंदगी के बारे में थोड़ा विस्तृत चीजें बता दी हैं, आज एक ऐसे अधिकारी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं जो सबके लिए एक मोटिवेशन बनता है। आपके पास बहुत सारे लोग भी आते हैं, मिलने भी आते हैं, तो ये एचएएस क्वालिफाई करने का जो सोच है किस तरह से आया? क्या कोई किसी दोस्त की वजह से कोई ऐसी बात हुई थी या कुछ? हम चाहते हैं कि आप थोड़ा बताएं अपने परिवार का माहौल किस तरह का था और क्या सोचते थे आप? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा एक ऐसे परिवार से नहीं था मैं कि जहां पर इस तरीके की सर्विसेज में लोग थे बहुत ज्यादा पहले से जी। और मैंने आपको अपनी स्कूलिंग के बारे में भी बताया, तो सैनिक स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की। तो वहाँ का जो प्राइमरी, मेरा भी सभी सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स की तरह जो प्राइमरी एम था वो डिफेंस सर्विसेज था। राइट। और मैं सेलेक्ट भी हो गया था, इनफैक्ट एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन किसी कारणवश थोड़े से कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया एयरफोर्स में जी। और जो मेरा प्राइमरी एम था मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद ऑप्शंस थी, जैसे कई लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, कई मेडिकल की तरफ जाते हैं। तो इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी मुझे चाहते थे इनिशियली कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं कुछ एक साल ड्रॉप करके या कुछ मैं एमबीबीएस की कोचिंग लूँ। हालांकि मेरा शौक था लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता थी, तो मुझे लगता था कि शायद मैं अगर एक साल ड्रॉप करके कुछ मैं कोचिंग लूँ तो भी शायद मैं सिलेक्ट ना हो पाऊँ, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग जो ये साइंस के जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा मैं इनमें कंफर्टेबल नहीं था। हालांकि मैंने अपने स्कूल में पढ़े थे, क्योंकि सभी आदमियों को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की नॉलेज होनी चाहिए जी। तो इसीलिए मैंने अपना ड्रॉप कर दिया एमबीबीएस का जो मेरा प्रोग्राम था। तो मेरे एक डिस्टेंट रिलेटिव हैं, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे और थोड़ी सी इस सर्विसेज की नेचर ऐसी थी, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम एक अच्छे स्कूल में पढ़े थे, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी सर्विसेज कैसी होती हैं। तो इनिशियली वहाँ से थोड़ा सा बिल्डअप हुआ मेरा एम जो था सिविल सर्विसेज की तरफ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रेजुएशन ऑप्ट करूँगा और ग्रेजुएशन के साथ साथ फिर मैंने एक साल ड्रॉप किया। ग्रेजुएशन के बाद सेल्फ स्टडी की मैंने और उसी दौरान मैंने इस एग्जामिनेशन की तैयारी की। फिर मैं शिमला आया, फिर मैं एचएएस की तरफ और तैयारी की और फाइनली 2007 में मेरा सिलेक्शन हुआ इसमें। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न निकल कर आया है मेरे दिमाग में, आज के युवाओं को लेकर जो हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। आपने बात की कि आप की फैमिली में कहीं ये भी था कि आप एमबीबीएस कर लें, इस तरह सा बहुत सारा प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर। इस प्रेशर को जब आपके ऊपर भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आया होगा या फिर आपने उसको फेस किया होगा, क्या सिचुएशंस रही थी ये डिसीजन लेने में आपको कि आप एक एचएएस बन जाएंगे, जहां तक आपके फादर साहब चाहते थे कि डॉक्टर बन जाएं, या क्या सिचुएशन रही थी सर? ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इस तरीके की सिचुएशंस हैं ये सभी लोगों को फेस करनी पड़ती हैं कभी ना कभी। या तो आप फैमिली प्रेशर की वजह से या पीयर प्रेशर की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, अच्छा उसने साइंस ले लिया तो मुझे भी साइंस लेना चाहिए, उसने कॉमर्स लिया है तो मुझे भी कॉमर्स लेना चाहिए। इस तरीके की सिचुएशंस मैंने देखा है कि सभी लोग फेस करते हैं, लेकिन इसका जो सबसे सरल तरीका है इससे निपटने का वो यही है कि हमें एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से। और मेरा मानना है कि अगर आप बिल्कुल ऑनेस्टली अपने पेरेंट्स को अपनी बात रख पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसे मानेंगे। तो मेरे केस में भी ऐसे हुआ, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन उनका एक था कि बेंट ऑफ माइंड था कि मुझे शायद डॉक्टर बनना चाहिए या एमबीबीएस की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने उनसे बहुत ऑनेस्ट और एक सीरियस कन्वर्सेशन किया कि जी नहीं, शायद मैं अगर एक साल भी मैं ड्रॉप कर लूँ हो सकता हो जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो रादर देन कि मैं इस तरफ जाऊँ, तो जहाँ तक मेरा सेकेंडरी इंटरेस्ट है, जैसा कि फर्स्ट मेरा डिफेंस सर्विसेज था, सेकेंडली मेरा जो सिविल सर्विसेज की तरफ है, तो वहाँ मुझे एक आप ट्राई करने का एक अवसर प्रदान करें। और इस जो ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की उसकी वजह से शायद उनको मेरी बात समझ आई, तो अल्टीमेटली जो मेरा डिसीजन था उन्होंने उस पर एग्री किया। और फाइनली उसी वजह से है कि शायद अगर वो मुझे किसी और स्ट्रीम में भेजते तो शायद मैं एक साल वहाँ पर वेस्ट कर लेता और फाइनली एमबीबीएस नहीं होता या किसी और तरीके में चला जाता। तो लेकिन जो वो एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हुई मेरे पिताजी के साथ, उसकी वजह से उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को या मेरी सिचुएशन को समझा, मुझे अपना करियर परस्यू करने के लिए उन्होंने इजाज़त दी। और शायद ये एक भी रीज़न है कि इस वजह से भी मैं इस एग्जामिनेशन को फाइनली क्लियर कर पाया बाद में। जी, ये जो आपने कन्वर्सेशन की बात की है, मैं इससे काफ़ी हद तक सहमत भी हुआ हूँ। और जैसे आपने कहा कि जब आपने बहुत एक हेल्दी डिस्कशन किया अपने पेरेंट्स के साथ में, तो उन्होंने आपको अंडरस्टैंड भी किया। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है, ऐसा लाइफ में होता है। आपने एक बात कही यहाँ पर कि
मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक उस स्टूडेंट के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जनरली हम सब लोगों ने पढ़ाई की है, तो बच्चा अपने दोस्त को देख के साइंस स्ट्रीम, तो उसको मन में आता है कि मैं साइंस स्ट्रीम ही लूं, क्योंकि शायद साइंस ही सब कुछ है। तो उसके मन में आता है कि आर्ट्स कुछ भी नहीं है, या फिर उसको हीन भावना फील हो जाती है कि यार मैं आर्ट्स लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात आई है, ये कैसे आपको आइडिया होता था? क्या हम अंदाजा लगाते थे कि आप किस चीज से पैमाना एक आंकते थे? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना पता होता है कि उसको क्या पता है, कितना वो कर लेता है। तो आपके अंदर क्या ऐसी चीज थी जहां पर आप ये आंक लेते थे कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ और ये मेरी वीकनेस है, जिसकी वजह से आपने अपना डिसीजन लिया, ना कि आपने पेरेंट्स की बात को माना? जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि सैनिक स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई है, तो वहाँ पर प्राइमरी सभी को एनडीए की तरफ एम एंड ऑब्जेक्टिव होता था। तो वहाँ पर एक्चुअली हमें साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने कंपलसरी होते थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं थी जी। अन्य स्कूलों की तरह जहाँ पर आप आर्ट्स रखना चाहें या कॉमर्स रखना चाहें या साइंस की सब्जेक्ट्स रखना चाहें, वहाँ पर कंपलसरी हमें साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, क्योंकि वही एनडीए के सिलेबस में होता था। ओके। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जहाँ तक कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे पता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहता था, तो जैसे बायोलॉजी है वो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट नहीं होता था, है ना, चैलेंज आता था उसमें, उतना ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता था उसमें। मैंने अच्छे ठीक मार्क्स भी स्कोर किए, लेकिन कभी भी मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हुआ। मुझे कभी भी वो सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट नहीं करते थे कि मुझे इसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो लेकिन मेरी सिस्टर, जब मैं 11th-12th कर रहा था, मेरी सिस्टर ग्रेजुएशन में थी, उसके पास कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे, साइकोलॉजी वगैरह के सब्जेक्ट्स थे उसके पास। राइट। तो कभी मैं छुट्टियों में आता था तो मैं उसके साथ ऐसे डिस्कशन करता था, तो मुझे वो सब्जेक्ट्स काफ़ी फैसिनेट करते थे। मुझे मतलब अच्छा लगता था कि अच्छा ये ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, इस तरीके की चीज़ें क्या होती है। तो धीरे धीरे मुझे इसी कड़ी में मुझे लगने लगा कि नहीं, शायद साइंस के सब्जेक्ट्स में मैं अपना करियर नहीं बना पाऊंगा उतना अच्छा। मुझे ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स के सब्जेक्ट से ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं, ज़्यादा कंफर्ट करते हैं। यही रीज़न था कि मैंने ग्रेजुएशन, हालांकि मैंने साइंस सब्जेक्ट्स में की, बीएससी में किया मैंने, लेकिन जब एचएस की बारी आई तो मैंने वहाँ पर सब्जेक्ट्स अपने चेंज करके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे वो मैंने आर्ट्स के रखे। मैंने पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी में अपना एचएस का एग्ज़ाम क्लियर किया फाइनली। तो मतलब इसी तरह वो मुझे पहले से ही थोड़ा सा आइडिया था कि शायद मुझे किस तरफ को अपना ज़्यादा रुझान रखना चाहिए। ओके। अच्छा सर, आपकी चर्चा से जो बात निकल कर आती है वो एक और नए पॉइंट की तरफ निकल कर जाती है, और मैं समझता हूं कि यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज बन सकता है अगर इस बात को मैं जिस क्वेश्चन के रूप में रख रहा हूं। स्कूल में कई बार बच्चों का ये माइंड रहता है, या बच्चों का ये सोच रहती है कि मैं एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया इसलिए मैं अच्छा नहीं बन पाया, या लोगों को रहता है कि काश मैं ये नहीं कर लिया होता तो शायद मैं ये कर लेता। लेकिन जहां तक मैं आपसे चर्चा करके ये देख रहा हूं कि आपने ग्रेजुएशन के बाद में सब्जेक्ट को चेंज कर लिया, सैनिक स्कूल का या किसी भी स्कूल का जो पढ़ाई था, जो एनवायरनमेंट था, उसका आपके आज के करियर में क्या इफेक्ट आया? सैनिक स्कूल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। वैसे पर्सनली मेरी जो लाइफ है, क्योंकि जो सैनिक स्कूल का सेटअप ऐसा था कि 6th क्लास में हम गए, वहाँ पर 6th क्लास में हम बहुत छोटे होते हैं, अपने मतलब शूज़ के हम लेस नहीं बांध पाते थे जी, तो अपनी कोई पर्सनल काम नहीं कर पाते थे। लेकिन वहाँ पर जाके काफ़ी सारी जो हमने सेल्फ डिपेंडेंट होना है वो हमने सीखा। किस तरीके से अपने आप को आप एक ग्रुप में ढाल सकते हो, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, सोशल बीइंग हैं हम एक जी। तो एक ग्रुप में कैसे रहना है, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट मैं बना हूँ वहाँ पर सैनिक स्कूल में जाके। तो मेरी लाइफ पे तो बहुत इम्पैक्ट रहा है सैनिक स्कूल का। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि स्कूल एजुकेशन का कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम शायद बहुत अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ के आए हैं तो हम बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने एग्जाम्पल्स देखे, मैं सैनिक स्कूल में भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि कुछ लोग वहाँ 6th में आते थे जिनका बिल्कुल टिपिकल एक हिंदी बैकग्राउंड से आते थे जी, लेकिन बाय द टाइम वो 12वीं क्लास पास वहाँ से करते थे तो वो इंग्लिश में इतने फ्लुएंट हो जाते थे, इतने एक्सपर्ट हो जाते थे कि वो बिल्कुल कॉम्पिटिशन्स जीत रहे होते थे इंग्लिश में। एचएस की मैं बात करूं तो हमारे बैचमेट्स हमने देखे हैं कई जो बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, गांव के स्कूलों में पढ़े हैं और उसके बाद गांव के सेटअप में वहीं पर कोई बहुत बड़े कॉलेजेस में नहीं पढ़ के आए हैं, लेकिन अब मेहनत से उन्होंने बाद में एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। तो मतलब जो आपकी इनिशियल एजुकेशन है या आपका टिपिकल जो स्कूल का सेटअप है वो शायद बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता अगर आप में वो ज़ील है, वो एंथुजियाज़म है, वो हार्ड वर्क करने की क्षमता है और वो जो आप मन में ठाना है अगर आप उसको पूरे शिद्दत से उसे करना चाहें तो शायद वो फैक्टर्स थोड़ा सा वीक हो जाते हैं उसमें। इसमें सर जैसे
आपकी चर्चा में ये चीज सामने निकल कर आ रही है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ और करियर यू कैन से, जब आप चाइल्डहुड में थे तब ऐसा कोई आपका ड्रीम नहीं था कि आप एक एचएस बनेंगे, एक एचएस अधिकारी बनेंगे। बिल्कुल। तो इस बात से ये बात तो साबित हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सिर्फ अपनी फोकस करे एक बेहतर एजुकेशन की तरफ, तो वो उसके करियर को मूव कर सकता है, एक बेहतर करियर की तरफ जा सकता है। और क्योंकि आप एक एचएस अधिकारी हैं तो डेफिनेटली ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ा अपने आप में एक बेहतर। जो पेरेंट्स का रोल रहता है फैमिली के बीच में इस इंटायर सिस्टम को लेकर, और मैं इसको बड़ा जोर देके बोलना चाहूंगा उन पेरेंट्स के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी जो आज जिंदगी से डर जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, एक बार फेल हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब खत्म हो गए। ऐसे में जो फैमिली एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को किस तरह से एक स्टूडेंट मेंटेन करे, उस प्रेशर को, क्या आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें तो सभी फैमिलीज में अलग अलग सिचुएशंस होती है। कई फैमिली बहुत सपोर्टिव रहती हैं बच्चों की तरफ, कई थोड़ा सा उतना शायद कंड्यूसिव, कई बच्चों को उतना फैमिली एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है जी। लेकिन थोड़ा सा जो एक जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, खासकर मैं दोनों तरफ की बात करना चाहूँगा। बच्चों को, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कि ऑनेस्ट और एक फ्रूटफुल डिस्कशन अपने पेरेंट्स के साथ करनी चाहिए। हालांकि अगर फैमिली एनवायरनमेंट किसी भी तरीके का हो, मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर कोई बच्चा अपने फादर को या अपने मदर को सीरियसली, बिल्कुल ऑनेस्टली कोई चीज़ अगर डिमांड करेगा और उसके अगर जो वो बोल रहा है उसमें सच्चाई है, तो पेरेंट्स उसको कंसीड करते हैं। राइट। सिमिलरली पेरेंट्स अगर कोई सुन रहे हैं तो उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों में सच्चाई लगती है कि वो किस चीज़ को वो चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, तो उस पर काइंडली गौर करें उसको। अगर वो आपको वजन लग रहा है उस बात में, अननेसेसरली नहीं कहूँगा कि वो बच्चा कुछ भी कहे और आप उस बात को माने, लेकिन अगर अपने करियर से रिलेटेड अगर बच्चा बिल्कुल ऑनेस्टली कुछ अगर आपसे डिमांड करता है तो उसे शायद सुनना चाहिए। लेकिन मैं बच्चों की तरफ से अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा, खासकर जब आप 11th-12th में होते हैं, तो ये एक सिचुएशन, ये एक एज होती है जब तक आपको अपने बारे में पता चल जाता है। जैसे मैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की बात कर रहा था जी जी। तो उस समय में आपको थोड़ा सा माइंड बना देना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई सोचना चाहें या आगे सोचना चाहें, ऐसा नहीं, बच्चे उसके बाद भी क्लियर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी आप अगर अपने फ्यूचर के बारे में, करियर की प्लानिंग करने लगेंगे, उतना बेटर आपके लिए रहता है, बच्चों के लिए खासकर। जी जितेंद्र जी, ये तो हमारी बात हुई आपके शुरुआत में, जैसे आपने अपनी जिंदगी को यहाँ तक जो भी अचीव किया। जी, जी, जी। अब हम थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं। जी। एक आईएएस या आईपीएस या जो भी एचएएस जिस लेवल का भी एक व्यक्ति सोच लेकर चलता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन आते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। आप भी शादीशुदा हैं, आपकी एचएस के बाद ही मैरिज हुई। राइट सर, आपकी इस एजुकेशन का या अचीवमेंट का आपकी मैरिड लाइफ पे क्या इफेक्ट आया? आपकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, जी जी एमडी हैं, जी जी। तो क्या आपको चेंज दिखा? एक नॉर्मल आदमी जो जिंदगी में पढ़ाई कर रहा होता है और पढ़ाई करके वो कोई उसको अचीवमेंट नहीं मिली होती है उसकी लाइफ में, और जब आप एक एचएस अपॉइंट हो गए, आज एक एडीएम है, तो आप उसकी लेवल पे जब आप आ गए, तो एक फैमिली जो लाइफ पार्टनर आपको मिलनी चाहिए थी, उसमें क्या फर्क आया? क्या, कैसे, मतलब कितने परिवर्तन आए? जैसे आपने कहा, मेरे वाइफ डॉक्टर हैं, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, अभी हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ही वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टेड हैं। हाँ, ये ज़रूर रहता है कि शायद आप अगर एक अच्छी जॉब में हो तो शायद उस तरीके के आपको जो मैरिज प्रपोजल्स वगैरह भी आते हैं, वो शायद चेंजेस होते हैं। हालांकि अगर मैं किसी और जॉब में होता या एचएस में हूँ तो डिफरेंसेस नेचुरली रहते हैं। लेकिन पर्सनली मैं हमेशा से यही चाहता था कि जो मेरे लाइफ पार्टनर है, लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, कई चाहते हैं कि हाउसवाइफ हो ताकि बच्चों पे ज़्यादा वो फोकस कर सके, लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, मैं हमेशा से ही चाहता था कि मेरे जो लाइफ पार्टनर है वो भी वर्किंग हो, इंडिपेंडेंट हो, नॉट फॉर मॉनिटरी पर्पसेस, लेकिन जो अपना शायद एक इंडिविजुअल अगर कोई अर्न कर रहा है, जो जॉब में है, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अलग चीज़ होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा चाहता था कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हो वो भी कॉन्फिडेंट हो, उसको ये ना लगे कि जी मैं इनकी सैलरी पर निर्भर हूँ, अपना वो कमा सकें जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मेरा वो सोच थी मेरी। तो उसी कड़ी में जब हमारी काइंड ऑफ अरेंज मैरिज थी, तो हालांकि हम एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे, तो ऐसा नहीं था कि
तो लेकिन वो थोड़ा सा फैक्टर्स हमारे दोनों मैच हो रहे थे, इस वजह से फाइनली। जी, अब सर मेरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके बीच में आ रहा है और जो जुड़ा है कंप्लीट लगभग हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे से। आज का जो युवा है वो कुछ अलग दिशा में जा रहा है, चाहे वो गेम्स की बात हो, चाहे वो फालतू फेसबुक चैटिंग की बात हो, इन सब चीजों पे। फेसबुक चैटिंग तो लोग कम कर रहे हैं आजकल, गेम में थोड़ा ज्यादा दिमाग। आपने भी खेल खेले होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं खेले होंगे। तो किस तरह की गेम्स आप लोग खेलते थे क्या? क्योंकि आज आप एक अधिकारी हैं और आज आप उस जगह पर उन स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आपके पास आती होंगी, बहुत सारी चीजें आती होंगी कि ये वहां पर ऐसा हुआ, वहां ऐसा फ्रॉड हो गया, कुछ इस तरह की चीजें होती है गेम्स में भी। कैसे आपने अपनी जिंदगी में अपने आप को मेंटेन किया? क्या आप भी इन सब चीजों में कभी फोकस रखते थे या कभी आपको भी फैमिली में ऐसा इंटरेस्ट रहता था कि यार हम भी इस तरह के कार्य करें? क्या होता था? मैं अपनी बात करूं तो फॉर्चुनेटली जो ये एक ना ये जो पीरियड रहता है एडोलेसेंस वाला, जब बच्चा 13-14 साल से लेकर 17-18 साल का होता है, ये एक मेक और ब्रेक वाला पीरियड रहता है, जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई बन गया तो इस पीरियड में बन गया, और अगर कोई टूट गया तो टूट गया। फॉर्चुनेटली मैं इस पीरियड में सैनिक स्कूल में था। जी। तो हालांकि ऐसा नहीं है, हॉस्टल लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बच्चे गलत राह पे भी चलते हैं, लेकिन कोइंसिडेंटली हमारा माहौल ऐसा था कि हम जो स्कूल की एक्टिविटीज़ की वजह से, स्कूल के डिसिप्लिन की वजह से, स्कूल के माहौल की वजह से हम शायद इन चीज़ों में नहीं पड़े। और डिस्ट्रैक्शंस थी ज़रूरी, ऐसा नहीं है, मैं उसके बाद भी स्कूल से निकलने के बाद भी मैं कॉलेज में गया, डिस्ट्रैक्शंस थी और भी, लेकिन शायद जो मैंने अपना पहले से ही बेंट ऑफ माइंड बना दिया था, उसकी वजह से मैं शायद इन गलत रास्तों पे नहीं चल पाया। थोड़ा बहुत ये भी मैं एडवांटेज कहूँगा कि हमारे ज़माने में उतना ये फेसबुक या ये जो आजकल सोशल मीडिया है या गेम्स का जो ये चलन चल रहा है, ये उतना ज़्यादा नहीं था। इंडोर से ज़्यादा हम आउटडोर में फोकस करते थे। जी 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 बिल्कुल। लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा है इनमें। लेकिन मैं वही कहूँगा, फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, अगर बच्चे के अंदर वो ज़ील और एंथुजियाज़म है, अगर उसने माइंड में वो फोकस बनाया है, अगर उसको अपनी प्रायोरिटीज़ पता है कि मैंने जॉब लाइफ में अपनी क्या करना है, तो उसे ये जो चीज़ें होती है, जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वो कभी भी उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। Exactly. तो उसके लिए मेन है कि आपका जो फोकस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम जितेंद्र जी से एक आखिरी क्वेश्चन लेकर विदा लेंगे और वो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि इनका अपना तजुर्बा रहा है, 12-13 साल से ये अपनी लाइफ में एक बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आज के युवा को अगर एक स्टिक मैसेज इन्होंने देना हो अपनी पर्सनैलिटी से, और जो कि हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा भी है, तो क्या ये देंगे और किस तरह से हमारे युवाओं को आज ये प्रेरणा देंगे कि वो जिंदगी में एक सही रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ सके? मैं जो आज के युवाओं को जो मेरा मेन मैसेज रहेगा वो ये होगा कि आप काइंडली अपने गोल्स को, अपने फ्यूचर को देखकर इनिशियल लेवल से ही अपनी तैयारी और प्लानिंग शुरू कर लीजिए। जैसे मैं कह रहा था, एडोलेसेंस पीरियड रहता है जहाँ पर एक बच्चे के अंदर बहुत सी एनर्जी रहती है, बहुत उसमें जोश होता है। ये वो समय है जब आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हो। क्या आप उसे सही दिशा में चैनलाइज कर रहे हो या गलत दिशा में चैनलाइज कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस पॉइंट पे अगर आप अपना करियर, अपना फोकस, अपना जो फ्यूचर है, अगर उसको इनिशियली प्लान करके रखें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हम अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगेंगे, उतना ही अच्छा हमारे करियर के लिए होगा। हाँ, आपको जल्दी से जल्दी करियर की प्लानिंग करनी चाहिए, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने चाहिए, और जो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि साइंस सब्जेक्ट्स वाले बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। ये हर बच्चे का अपना एप्टीट्यूड होता है। कईयों का ह्यूमैनिटीज़ में, कईयों का आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, कईयों के साइंस के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। तो जो आपका इंटरेस्ट है उसमें करियर बनाएं। बहुत सारी हज़ारों करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर और HAS की पोस्टें नहीं हैं, हज़ारों करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ोगे, अगर आप अपनी आंखें खुली रखोगे, आप दुनिया को इधर उधर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करना चाहें, गवर्नमेंट में हज़ारों जॉब हैं। प्राइवेट सेक्टर में करना चाहो, प्राइवेट में अपना बिजनेस खोलना चाहो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहो, उसमें भी आपके पास थाउजेंड्स अपॉर्चुनिटीज़ है। बस मेन ये है कि आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, और साथ ही साथ अपना आपको फ्यूचर प्लान करना है। इनिशियली आपको अपनी प्लानिंग
और जो आपकी मोटिवेशन है वो स्पॉट ऑन होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपकी मुलाकात कराई एडीएम हमीरपुर जितेंद्र सांसटा जी से, और आज इनसे हमने जाना इनकी जिंदगी का सच, किस तरह से इन्हें अपनी जिंदगी में अचीव किया है। मैं आपको चलते चलते इस बात के साथ यहां पर खत्म करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो अच्छे रास्ते पे चलता है और एक जो खराब पे चलता है, आप जिंदगी में तय कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि खराब रास्ते पे चलने वाले लोगों की संख्या अगर ज्यादा है तो सही रास्ते पे चलने वाले लोगों की संख्या कम है। यानी आपका कंपटीशन खराब रास्ते पे चलते हुए ज्यादा लोगों से है और सही रास्ते पे चलते हुए कम लोगों से है। यानी जहां कंपटीशन कम होता है वहां पर आपकी सफलता के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसलिए खराब रास्ते पर चलने की बजाय एक सही रास्ते पे चलिए, जहां पर आपकी जिंदगी आपका सफलता के साथ इंतजार कर रही है। आपके मां बाप, आपकी सोसाइटी, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति को आपके ऊपर गर्व होगा कि आपने उनके परिवार, उनके खानदान में जन्म लिया है। क्योंकि जब आप बेहतर की तरफ बढ़ते हैं तो जो पराये होते हैं वो भी आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ बेहतर प्रेरणा के साथ में, बेहतर मोटिवेशन के साथ में अपनी जिंदगी को जीने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म है। हम अपनी जिंदगी में किसी को कितना दे पाए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अपनी जिंदगी में खुद के लिए कितना बेहतर कर पाए इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिएगा, और हो सकता है आपके शेयर करने से किसी व्यक्ति का जिंदगी बदल जाए और वह आज बुरी आदतों से निकलकर जितेंद्र जी की तरह एक बेहतर दिशा की तरफ, एक नए युग निर्माण की तरफ बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू।